Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, today I am going to discuss about the stationary waves, standing waves, or you can say in the superposition principle of the superposition क्या है, diffraction interference क्या है, और we will discuss further the young double slit experiment interference and the coherence and the two source interference, the diffraction grating. First of all, I am going to discuss the principle of the superposition. First of all, I am going to tell you superposition आपके पास एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जब दो waves up when two or more than waves with the same frequency traveling in the opposite directions overlap, as the resultant displacement is the sum of the displacement of the each waves. ये मैं आपको शो भी करता हूँ और इसमें आप देख भी सकते हैं. एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मैं वहाँ से यहाँ पे शेयर करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से एक वेव है जब वो बाउंस होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसमें इनकमिंग वेव्स और आउटगोइंग वेव्स दोनों मीट करती हैं और एक स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स यहाँ पे फॉर्म होती हैं. ठीक है जी. इन फेज कॉजिंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये अभी हम बात करते हैं एंटी फेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. यू कैन सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो वेव्स हैं, तो यहाँ तो ये दो वेव्स हैं और ये इस तरह से मीट कर रही हैं कि आपके पास ये जो वेव है, एक वेव ऊपर है, एक वेव नीचे है. यू कैन सी हियर, आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट वेट, कि ये एक वेव है, वेव नंबर 1, और ये वेव नंबर 2. ये दोनों वेव हैं इस तरह से कि अगर आप गौर करें तो क्रस्ट इसका क्रस्ट से मीट कर रहा है और इसका ट्रफ बिल्कुल इसके ट्रफ के नीचे है. अच्छा, एक बात आपको पता होनी चाहिए, जहाँ क्रस्ट होता है इसका मतलब है पार्टिकल जो है वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं, और जो ट्रफ होता है वहाँ इट मीन्स के पार्टिकल नीचे की तरफ है. तो इट मीन जब ये वेव मिलेगी तो इस तरह से मिलेंगी कि क्रस्ट क्रस्ट से मीट कर रहा है और ट्रफ ट्रफ से मीट करता है, तो एज अ रिज़ल्ट इनका जो एम्पलीट्यूड है वो डबल हो जाएगा और नेट इफेक्ट ये आएगा कि जो इनके मिलने की वजह से कंबाइंड इफेक्ट निकलेगा. उस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो यहाँ पे उस पार्टिकल को ले जाएगी. मतलब उसका अगर ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर था, तो ये जो एम्पलीट्यूड आएगा दिस वन शुड बी द 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इस पार्टिकल पे मौजूद जो वेव्स की वजह से फोर्स लग रही है वो दोनों की जो फोर्स है, दोनों की फोर्स वो उस पार्टिकल को अपवर्ड मूव करेगी और ये पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पे चला जाएगा. इसी तरह से ये वेव जब ये पार्ट इस पार्ट के साथ मीट करेगा तो यहाँ भी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है पार्टिकल पे, यहाँ भी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो ये पार्टिकल और मज़ीद नीचे चला जाएगा 2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा. इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. जस्ट वेट, 1 मिनट रुकिएगा जी. अच्छा जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट ट्रफ के साथ और ट्रफ क्रस्ट के साथ मीट कर रहा होता है. अब देखें, अगर मैं वेव 1 की बात करूं तो यहाँ पे जो पार्टिकल मौजूद है वो फोर्स उस पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, लेकिन जो वेव यहाँ पे आई है उसमें जो पार्टिकल पे फोर्स लगेगी वो उसको नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी. एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बल्कि बीच में रह जाएगा. इसी तरह से इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है पार्टिकल को वो नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, और इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है. और द रीज़न इज़ दिस कि ये पार्टिकल अपना अपवर्ड मूव करेगा ना डाउनवर्ड मूव करेगा. ये दोनों वेव एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी, क्योंकि जहाँ भी वेव प्रोड्यूस होती है ना वहाँ पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही होती हैं जो उनको अप या डाउन वाइब्रेट कराने की कोशिश करती हैं. तो अब यहाँ पे इस पार्टिकल में, इस वाली वेव में पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, इस वेव में पार्टिकल के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है. वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, आपको कोई नेट फोर्स या नेट वेव यहाँ पे नहीं मिलेगी. इज इट क्लियर? ये आपको देख लें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. सेकेंडली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो वेव्स हैं. अच्छा, अब इन दो वेव में अगर मैंने फाइंड करना हो इस केस में कि भाई एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो बहुत सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पे. अब आप रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं तो ये देखें कि एक ये पॉइंट है, मिसाल के तौर पे ये ब्लू वेव और ये रेड वेव है. ब्लू वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है. इनको आप सिंपल प्लस करें, 0 + 1 क्या आंसर आएगा? 1 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अब जो वेव शुरू होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 यहाँ पे, यानी कि इस पॉइंट पे आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए. दूसरी बात कि अब ये देखें यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपको नज़र आएगा, थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ. ये जो है आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बल्कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये जो पॉइंट आपका बनता है ये 0.6 0.8 के दरमियान बन रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपका 0.7 के अप्रॉक्सीमेट बन रहा है. ठीक हो गया. तो 0.7 एम्पलीट्यूड यहाँ पे, 0.7 ब्लू वेव के लिए भी है, 0.7 यहाँ पर रेड के लिए भी है. तो 0.7 + 0.7 करें तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा 1.4. तो ये पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा 1.4 पे.
यानी कि ये पॉइंट आपको यहाँ कहीं मिल रहा होगा, 1.4 बनता है आपके पास, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अगर आप गौर करते हैं यहाँ पर, तो इट मीन्स कि ये वेव आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने फाइंड करना है कि यहाँ पे, सॉरी, अब ये पॉइंट देख लें जहाँ पे ज़ीरो है, ये कैसे मिलेगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ। यू कैन सी हियर, अब ये पॉइंट देख लें, यहाँ पे इसका पीक पॉइंट आ रहा है, लेट्स सपोज, अच्छा जैसा हो रही थी थोड़ी सी, तो यहाँ पर अब हम इधर देख लें आप, ये जो वेव है मैंने यहाँ पॉइंट लगाना है। तो मिसाल के तौर पे पॉइंट किस तरह प्लॉट करेंगे, आप ये पॉइंट देखें, जैसे अब ये ब्लू वेव है, ये 1 पे आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल इसके नीचे जो रेड जो है वो 0 पे आ रही है। तो 1 + 0 मैं करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 1 + 0 आंसर आता है 1। तो नेक्स्ट पॉइंट मुझे मिलेगा फिर 1 यहीं पर मिलेगा। ठीक है, मैं पॉइंट मार्क करता जा रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पॉइंट देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, अब आपने लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने देखा एक पॉइंट, ये जो एक वेव है इधर देखिएगा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कितना आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। कैसे, -2, -0.2, -0.4, -0.6 और -0.8, -0.8 कह लें इसको ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2, -0.4, -0.6, -0.7। इससे ऊपर डिस्प्लेसमेंट चेक करें तो कितना आता है, ये आता है +0.2, +0.4, +0.6, ऑलमोस्ट +0.7। ठीक है ना। तो इन दोनों -0.7 और +0.7 को अगर हम फाइंड करते हैं, प्लस करते हैं 0.7 को, तो आंसर क्या आता है, -0.7 + 0.7, आंसर इज़ 0। तो इनका नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट बनेगा फिर वो ये बनेगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप पॉइंट मार्क करते चले जाएँ कि पॉइंट क्या निकलेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक पॉइंट हमने ये फाइंड किया, फिर ये, तो इनको मैंने ज्वाइन करना है इसके साथ। ये देख लें, ये वेव इस तरह से आपकी बननी शुरू हो जाएगी और इस तरह से आप वेव फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देख लें, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे आ जाएगा। ये है -0 इस पॉइंट पे, ये -0.7 बनता है, -0.7 रेड के लिए भी है, -0.7 ब्लू के लिए भी है। तो -0.7, -0.7, -1.4 बनेगा, तो ये इसके बिल्कुल नीचे -1.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास वेव इस तरह से टर्न करेगी लाइक दिस। ये पॉइंट्स आप ज्वाइन करते चले जाएं। तो जी इस तरह से आप वेव को प्लॉट कर सकते हैं। किसी भी इंटरफेरेंस के केस में आप कोई भी 2 पॉइंट उठाएं और उनको ऐड करके वो पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे उनका नेट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखना है कि यहाँ पर इन वेव का नेट इफेक्ट क्या होगा, या मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे चेक करना चाहता हूँ। अब यहाँ देख लें, कोई भी पॉइंट देख सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सर मैंने ये चेक करना है, इस लाइन के ऊपर कहाँ इम्पैक्ट आएगा। तो अब ये ऊपर वाला +1 बन रहा है, ये वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट कितना बन रहा है, -1, -2, -3, -4, -5। तो -5 + 1 बनेगा -4। तो इस पे जो पॉइंट बनेगा फिर वो -4 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है ना, ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। फिर ये आप इस तरह से इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपके पास इंटरफेरेंस था, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप एक वेव ड्रॉ कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाई है आपके सामने बिल्कुल। ये देख लें, ये वेव आपके पास ड्रॉ हुई हुई है। पहले जो डॉटेड लाइन थी रेड और ब्लू वो पहले थी, और जो अब लाइन बनी है वो दोनों पॉइंट्स का सम बन रही है। ठीक है, यही वेव जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे वो बिल्कुल यही वेव है। जैसे यहाँ देख लें, यहाँ पर ये 2 वेव है रेड और ब्लू, इनको मैं सम करूँ 1 + 0 तो 1 आएगा, पॉइंट यहीं पे मिलेगा। 0.7 करें तो ये आपके पास आएगा 0.4, ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आपने फाइंड करना है क्या होगा, तो देख लें, ये एक ब्लू वेव 1 पे है और रेड यहाँ 0 हो चुकी है, तो 1 + 0 यहीं पे आएगा पॉइंट आपके पास। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो डिस्टेंस है आपका, ये +6 है, और नीचे जो है ऑलमोस्ट +6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और नीचे जो है -6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ऑलमोस्ट ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट होकर ये 0 हो गया, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह आप पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं पे भी देख लें। ये -0.7, -0.7, -1.4, ये नीचे कहीं आ जाएगा हमारे पास -1.4। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने इसमें इंटरफेरेंस फाइंड कर सकते हैं।
अच्छा जी, सेकेंडली अब आप देख लें कि स्टेशनरी वेव किस तरह से बनती हैं। स्टेशनरी वेव में एक आउटवर्ड होती है और एक रिफ्लेक्टेड होती है, दोनों एक दूसरे के साथ मीट करती हैं और स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। ये स्टैंडिंग वेव्स आपके सामने बन गई हैं, मैं भी आपको शो भी करता हूँ। ये देखें, जितनी ज़्यादा हैंड को वाइब्रेशन फास्ट करेगा उतना ज़्यादा स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। ये जो पॉइंट हैं आपके नॉट्स कहलाते हैं, और ये जो बीच में गैप है ये एंटी नॉट कहलाता है। मैं मार्क भी कर देता हूँ आपको। ये नॉट्स हैं और ये एंटी नॉट्स हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से लूप्स बन रहे हैं और किस तरह से वाइब्रेशन होंगी। मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट वेट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से वेव इंसिडेंट हुई है और रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है जी। ये वाइब्रेशन शुरू करेंगे हैंड्स की तो इसमें वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। अगर एक ही लूप बनता है तो आपकी फर्स्ट हार्मोनिक होती है। अब ये दो लूप अगर बनेंगे साथ साथ, यहाँ पे मैं आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पे दो लूप्स बन जाते हैं, ठीक है जी। अब ये थ्री लूप्स बन गए हैं। आपको तीन लूप्स बनते हुए नज़र आ रहे होंगे और इसमें आपको नज़र आ रही हैं तीन एंटी नॉट्स हैं और फोर नॉट्स हैं। ये आपको नज़र आएंगे फाइव लूप्स हैं। और जिस तरह से आप स्पीड अपनी इंक्रीज़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे लूप्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है जी। ये सिक्स पे चला गया, अभी सिक्स लूप आ रहे हैं। इस तरह से यू कैन सी हियर कि किस तरह से आप ये देख सकते हैं इसको। आई होप गाइस दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से, जस्ट वेट। यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक वाइब्रेटर होता है, ऑसिलेटर होता है। ये ऑसिलेट कर रहा होता है और ये लूप्स बन रहे होते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम नॉट्स कहते हैं, और ये जो पॉइंट यहाँ पे होते हैं ये नॉट्स कहलाते हैं, और ये एंटी नॉट्स होता है पार्ट। और एक बात मैं आपको बता दूँ गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से, कि ये नॉट में मौजूद पार्टिकल अपनी ही जगह पे रहते हैं, जबकि एंटी नॉट पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं अप एंड डाउन, यानी कि इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सॉरी, इसको मैं रेस करता हूँ, दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। एक सर्कल के अंदर घूम रहे होते हैं, और जितना यहाँ पे पार्टिकल होंगे ये छोटा सर्कल बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो है स्पीड कम हो जाएगी। ये छोटा सर्कल होगा, यहाँ स्पीड कम होगी, लेकिन यहाँ पे स्पीड सेंटर में एंटी नॉट पे सबसे ज़्यादा होगी। तो एनर्जी हम कहते हैं एंटी नॉट पे सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप एंटी नॉट से नॉट की तरफ जाते हैं एनर्जी कम होती चली जाती है। लेकिन जो पार्टिकल्स का टाइम होता है, जितनी देर में यहाँ पे पार्टिकल एक चक्कर ऊपर से नीचे लगाते हैं, उतनी देर में ये भी पार्टिकल यहाँ से ऊपर से नीचे एक अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली पार्टिकल्स जो है वो इस साइकिल के अंदर घूम रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा इसमें, ठीक है। दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपकी स्टेशनरी वेव्स हैं। और लूप्स में आपको बताता चलूँ कि इसमें जो लूप्स हैं इनको अगर वेवलेंथ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो ये आपकी वन वेवलेंथ कहलाती है। ये वाली वेव्स, ये आपकी वन वेव होती है। तो इट मीन्स कि एक नॉट से दूसरे नॉट तक का जो डिस्टेंस है ये हाफ ऑफ द लैम्डा कहलाता है। इसको कहते हैं लैम्डा बाई टू, ठीक है ना। और अगर दो लूप बन जाते हैं तो फुल वेवलेंथ कहलाती है आपके पास। ये आपकी वेवलेंथ फुल वेवलेंथ होती है। अब इसमें मेरे सामने जो बन रही है वो 1.5 वेवलेंथ बन रही है, ठीक हो गया जी। यानी कि यहाँ पे जो लेंथ है ये 1.5 वेवलेंथ के इक्वल है, और जो फ्रीक्वेंसी है इसकी F3 कहलाएगी। और अगर ये एक लूप बना रही होती है तो फ्रीक्वेंसी F1 कहलाती। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है जो आपने ड्राइव किया होगा आई थिंक, और नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है। आपने F4, अगर आपके पास एक लूप है, यहाँ पर एक लूप बन रहा है, ठीक है ना, इसमें तो ये एक एंटी नोड बन रहा है और दो नोड्स हैं, और लैम्डा बाई टू आपके पास यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो F1 होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि अब आपने अगर टू लूप्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो ये फ्रीक्वेंसी F3 होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी।
और ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है ना, ये मल्टीपल होती है, मतलब F3 जो होती है वो 3 टाइम्स होती है F1 का। अगर मैं F2 निकालना चाहता हूँ जब दो लूप्स बन रहे हैं तो वो 2 टाइम्स होगी F1 का। तो एक फार्मूला हम बना लेते हैं और वो फार्मूला सिंपल है, Fn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ F1। ठीक है। अब Fn कोई भी हार्मोनिक हो सकती है, सेकंड हार्मोनिक हो सकती है, यानी कि 6 लूप वाली आपकी फॉर्मेशन हो सकती है, 7 लूप वाली हो सकती है। लेकिन आपने करना क्या होगा, आपने उसको F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंपल, अगर F1 दी गई है तो आप सिंपल उसको 7 से मल्टीप्लाई करें, आपको F7 मालूम हो जाएगी। ये भी एक सिंपल सा रिलेशन है। तो अगर आप समटाइम डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो इस रिलेशन को माइंड में रखना होगा। अदरवाइज़ आपको ये फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि यहाँ पे कितनी वेवलेंथ बन रही है, स्पीड कितनी है, स्पीड आपको दी हुई होगी तो आप फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ आपको बताई हुई होती है इस केस में। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसी वेव्स को हम देखें, जैसे यहाँ पे ये भी आपको नज़र आ रहा है कि ये लेट सपोज माइक्रोवेव सोर्स है और ये वेव सॉरी, यहाँ पर अभी आपने वेव देखी थी तो हमारे पास लूप थी, लूप में वेव थी। अब ये हमारे पास माइक्रोवेव्स आ गई हैं। ये माइक्रोवेव्स जो है निकल रही हैं और ये इंसिडेंट होने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं और ये इस तरह से लूप्स बना रही हैं। वही बात है कि जहाँ पे एनर्जी सबसे कम होती है ये नॉड्स हैं और जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है वो एंटी नॉड्स हैं। दोबारा सुन लें, एक नॉड से दूसरे नॉड तक का डिस्टेंस हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है। इसी तरह एक एंटी नॉड से दूसरे एंटी नॉड का डिस्टेंस भी हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है। याद रखिएगा, फुल वेव नहीं, हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा, λ/2 होगा। और यहाँ पर एक डिटेक्टर है, डिटेक्टर आपकी एनर्जी को डिटेक्ट करता है और बताता है कि कहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है। तो आपने अगर डिटेक्टर को मूव किया ना जितने डिस्टेंस में, और उसने दो आपको कंसेक्टिव पॉइंट बताए जहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही थी, तो वो आपके एंटी नॉड्स हैं और उन दो एंटी नॉड्स के दरमियान का डिस्टेंस हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा। ठीक है गाइस, आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। यहाँ पर दोबारा एक और बात सुन लें कि साउंड के केस में जब अब देखें, हमने वेव को कई तरह से देखा। शुरू में हमने वेव इन अ रोप के फॉर्म में देखा, फिर मैंने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव यानी कि माइक्रोवेव्स वहाँ पे दिखाई हैं आपको। वहाँ पर भी स्टेशनरी वो वेव, ये स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। और ये देख लें, यहाँ पे आपके पास अब साउंड आ रहा है, साउंड रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपकी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। और जहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे देखें, ये रेत थी हमारे पास, सैंड थी या कोई पाउडर था। ये यहाँ पे पाउडर जब वेव फॉर्म हुई है तो यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, एंटी नॉड जहाँ बना तो वहाँ पर, सॉरी, ये आप देख लें, यहाँ पे ये जो पॉइंट था ये एंटी नॉड का पॉइंट है, तो वहाँ पे हीप ये प्रोड्यूस हो गए हैं। ये आपका पार्ट बन गया हीप। तो जहाँ हीप बना है बेसिकली वो बिल्कुल नॉड के नीचे बनता है, ठीक है ना। तो दो हीप के दरमियान जो डिस्टेंस होगा बेसिकली वो ये भी कह सकते हैं आप कि उनका एवरेज डिस्टेंस जो है वो दो नोड के दरमियान के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये जो आपका बिल्कुल उसके बीच में जो स्पेस बनी है ये एंटी नोड है सारी। ठीक है जी, इज़ इट क्लियर? ये आपका एंटी नोड बन रहा है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि देख सकते हैं इसमें कितने नोड्स बन रहे हैं। लेट सपोज आई कैन से दैट हाउ मेनी नोड्स हियर। तो नोड्स हमेशा क्लोज एंड पे नोड बनता है, हमेशा क्लोज एंड पे नोड बनता है। एक नोड यहाँ बना है, एक नोड यहाँ बना है, एक नोड यहाँ और एक नोड यहाँ बन रहा है। तो ये, और ओपन एंड पे हमेशा याद रखिएगा एंटी नोड्स बनता है। जो ओपन एंड होता है हमेशा ट्यूब का, उस पर एंटी नोड्स बन रहा होता है। ठीक है जी। यहाँ पे तो इसमें हम देख सकते हैं फिर कितने नोड्स बन रहे हैं, कितने एंटी नोड्स बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि नोड्स कैसे बन रहे हैं और एंटी नोड्स कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है फिर आपके लिए इसको सॉल्व करना कोई मसला नहीं होता। क्योंकि ये देख लें, ये λ/2 है, ये भी λ/2 है, ये वन वेव हो गई, ये λ/2 है, 1.5 वेवलेंथ हो गई, और ये 1.5 में हमने ये 1/4 ऐड किया तो ये बन जाएगी आई थिंक 1.75 ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइज। सेकेंडली यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉर्मेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव में जो मैं बात कर रहा था, ये तो खैर मैंने बता दिया है अब आपको। ये जो लेंथ है डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, टाइम F3 फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है, वेवलेंथ आपको दी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है जी, ये आप देख लें इस केस के अंदर यू कैन सी हियर कितनी वेव बन रही हैं। इसमें 2.5 वेव बन रही हैं, 2.5 वेव लेंथ इसके अंदर फॉर्म हो रही हैं। ठीक है ना। और इसमें जो पॉइंट है एक्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियसली वो नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉइंट वाई जो है वो एंटी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आपका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है सी। ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बट यू नो कि आपने उसको फाइंड करना है। अच्छा, फंडामेंटल जिसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं वो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फंडामेंटल मोड भी उसके लिए यूज़ होता है। जो हमारे टू लूप्स बनते हैं उसको हम सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। नॉर्मली सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवर टून भी कहा जाता है।
फर्स्ट ओवरटोन इसलिए कहा जाता है कि उसमें एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए फिर सेकंड हार्मोनिक आपकी फ़र्स्ट ओवरटोन कहलाती है। अब ये देख लें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी लैम्डा, यहाँ पे देख लें 12 इन्होंने क्यों लिखा, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है, लेंथ जो है ये लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। तो अगर लेंथ लैम्डा बाई 2 के इक्वल है तो वेवलेंथ में निकालूंगा यहाँ से तो वो 12 हो जाएगी, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वी ओवर लैम्डा होती है, तो ये वी ओवर 12। यहाँ पे वी की जगह उन्होंने सी क्यू लिखा है क्योंकि अगर लाइट की फॉर्म में है तो फिर आप सी लिखेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे तो वेवलेंथ के इक्वल आ गई ये लेंथ। अब आपकी देखें कंप्लीट जो लेंथ आई है ये आपकी पूरी एक वेवलेंथ बनती है। तो यहाँ पे जो लेंथ थी स्ट्रिंग की वो वेवलेंथ के इक्वल हो गई है। तो ये आपके पास फिर दोबारा आपने फार्मूला लगाया, एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, वी की जगह आपने सी लिख दिया और लैम्डा की जगह एल लिख दिया, तो ये आपके पास सी ओवर एल आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका कंपैरिजन करें ना, ये F2 है, तो ये F2 जो होगा ये 2 टाइम्स ऑफ द F1 होगा। आप बेशक चेक कर सकते हैं, पुट करके वैल्यूज़ को पीछे से F1 की वैल्यूज़ में पुट कर दें तो आप F2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने F3 भी निकाला है और वही सेम टेक्निक यूज़ की है, लेकिन अब यहाँ पे जो वेवलेंथ बन रही है वो आपके पास 1.5 वेवलेंथ है। मतलब ये जो लेंथ है आपकी ये 1.5 वेवलेंथ के इक्वल बन रही है। तो आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस कि यहाँ पर जो अब आपकी लेंथ थी ये 1.5 वेवलेंथ हो गई है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने फाइंड की है वो F3 कहलाएगी। अब फार्मूला वही यूज़ किया गया है वी ओवर लैम्डा। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, यू कैन सी बाय यूजिंग द फार्मूला, बाय यूजिंग द इक्वेशन, या फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ पे आप देख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली लेंथ 3.5 लैम्डा, यानी कि 1.5 लैम्डा के इक्वल है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पूरी एक वेव लेंथ हो जाती है, देखें, क्योंकि ये आपकी 1 वेव बनती है, ठीक है। और ये बन गई हाफ वेव लेंथ, तो ये हो गई 1.5 वेव लेंथ, यानी कि लेंथ आपके पास 1.5 लैम्डा है, ठीक है। तो ये 1.5 लैम्डा लिखें आप इसको, या 3/2 लैम्डा लिखें, बात तो एक ही है ना, ठीक है ना। 3/2 लैम्डा आपने लिख दिया या 3 लैम्डा बाई 2 लिख दिया, इज़ द सेम थिंग। तो ये लेंथ आ गई 3 लैम्डा बाई 2, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी, ये आपके पास आ जाएगी 2l/3। तो इसमें आपने लेंथ 3/2 लैम्डा के इक्वल दी और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 12/3 आ जाएगी। ये वैल्यू लैम्डा की उठा के आपने वी ओवर लैम्डा में पुट कर दी 12/3, और 3 आपके पास उधर जाके ऊपर स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3c/12। ये F3 आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स। आप बेशक देखें ये F3 है ना, ये आप 3f1 के इक्वल है, और यहाँ से अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनाऊँ ना तो ये 3f1 की जगह मैं लिख सकता हूँ v/12, और यही आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। आप बेशक जाके पीछे चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास दोनों एंड ओपन होते हैं, ये हमारे पास दोनों एंड क्लोज थे, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है। अगर एक एंड ओपन हो एक एंड क्लोज हो, तो फिर देखें हमेशा याद रखें क्लोज एंड पे हमेशा नॉट बनेगा, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नॉट बनेगा। अब ये सिचुएशन आपके सामने आ गई है बिल्कुल, ये देख लें यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेंस या फर्स्ट कंडीशन जो आपकी, इसको हम फर्स्ट रेजोनेंस भी कहते हैं, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं इसकी। अब ये जो फर्स्ट हार्मोनिक इसकी बन रही है पहली हार्मोनिक, वो उस वक्त बनेगी जब यहाँ पर एक नॉड बनेगा और एक एंड पे एंटी नॉड बनेगा। इससे कम तो कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती ना। इससे लीस्ट वैल्यू क्या होगी कि एक एंड पे एक नॉड हो और एक एंड पे एक एंटी नॉड हो, ठीक हो गया गाइस। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है यहाँ पे, जो यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक में बन रही है, ये सेकंड हार्मोनिक है, इसमें यहाँ देखें एक नॉड बना, फिर ये एक लूप अंदर पूरा फॉर्म कर गया, ये पूरा लूप बन गया, और अब ये नेक्स्ट लूप बनने जा रहा था तो यहाँ पे एक एंटी नॉड आ गया। अब इस पर कितने एंटी नॉड आए, इसमें 2 एंटी नॉड आए। एक ये वाला एंटी नॉड आया जिसको मैंने मार्क किया यहाँ पे लाइन से, रेड लाइन से, और दूसरा एंटी नॉड ये आया जिसको मैंने ये मार्क किया, ठीक है। इसमें 2 एंटी नॉड्स आ गए और 2 नॉड्स आ गए। लेकिन अब यहाँ पे जो लैम्डा है, देखें यहाँ पर ये लैम्डा का 1/4 पार्ट है। क्यों 1/4 पार्ट है, अभी मैंने बताया था कि हाँ ये जो लूप होता है ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है, तो अगर इसको भी मैंने हाफ कर दूँ तो ये बनेगा 1/4 वेवलेंथ। तो यहाँ पे L जो है λ/4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे आप तो वो 4L आएगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये आपका जब बनता है L = 3 λ/4 बनता है। ये सेकंड रेजोनेंस है जब आपको सेकंड टाइम, अच्छा आमतौर पे ये होता है जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना कहीं पर भी पाइप के अंदर, नॉर्मली ये लैब में एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो उसमें हम यहाँ पे या कहीं क्लोज पाइप में एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वाटर लेवल होता है, और इस वाटर लेवल को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये वाटर लेवल यहाँ पर है, तो ये आपके पास एक फ़र्स्ट रेजोनेंस बनती है, ठीक है। फिर हमारे पास वाटर लेवल नीचे चला जाता है और मज़ीद, तो उसमें क्या होता है कि फिर सेकंड रेजोनेंस आती है, उसमें फिर एक लूप भी बन चुका होता है अंदर मज़ीद, और ये आपके पास सेकंड रेजोनेंस वाली कंडीशन आती है।
इज़ इट क्लियर? तो आपको दो केसेस नज़र आते हैं। फिर ये आप देख लें, ये फर्स्ट रेजोनेंस था जब आपको ये लाइन मिलती है, दोबारा जब ये कंप्लीट लूप मिलती है तब आपके पास साउंड सुनाई देती है, दोबारा आपको सेकंड रेजोनेंस आती है, क्योंकि ये वेव जब यहाँ एंटी नॉट पे आती है हमेशा आपको साउंड सुनाई देती है। ठीक है जी। ये एम्पलीट्यूड क्योंकि मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पे और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सेकंड रेजोनेंस कहलाती है। तो ये ओपन एंड में होता है। ठीक है, एक ओपन एंड हो और अगर एक क्लोज एंड हो। अगर इसमें थर्ड एंड उन्होंने वैसे शो नहीं किया, अगर मैं आपके सामने कर देता हूँ, बता देता हूँ कि अगर थर्ड के लिए होता तो फिर क्या कंडीशन होती, वो भी देख लें आपके सामने क्या होता। तो उसमें फिर आपके पास ये एक पूरा कंप्लीट ये बन जाता। ठीक है गाइस, और ये भी एक कंप्लीट बन जाता, और फिर यहाँ पर ये आपकी ये थर्ड रेजोनेंस कहलाती। इसमें आपके कितने एंटी नोड बन रहे हैं? इसमें 3 एंटी नोड बन रहे हैं। और कितने नोड बन रहे हैं? 1 2 3 नोड्स बन रहे हैं। और अगर मैं वेवलेंथ की फॉर्म में लिखूं तो कितनी वेवलेंथ है? यहाँ पर एल जो है आपका 1 वेव पूरी हो गई, क्योंकि देखें ना ये पूरी 1 वेव है भाई, ये पूरी एक 1 वेव बनती है। ठीक है, और ये 1/4 वेव है, तो ये 1/1/4 ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल आ गई। यानी कि अगर ये फ्रैक्शन को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनेगा 5/4 लैम्डा। ठीक हो गया। तो ये थर्ड रेजोनेंस कहलाती है, या थर्ड हार्मोनिक कहलाती है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। अगर दोनों तरफ से पाइप ओपन हो तो फिर ओपन एंड में ये होता है कि आपका हमेशा ओपन एंड पे एंटी नोड ही बनता है, याद रखिएगा। तो इसमें फर्स्ट हार्मोनिक इस तरह बनती है जैसे उन्होंने शो किया ये आपके सामने, कि यहाँ पर भी एंटी नोड बना और यहाँ पर भी एंटी नोड बना, तो बीच में सिर्फ एक नोड आएगा। अब ये कितना वेवलेंथ का पार्ट अंदर बन रहा है ये चेक कर लें। ये 1/4 ये वाली बन रही है और 1/4 ये वाली, तो 1/4 में 1/4 प्लस करेंगे तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ बनती है, जो बिल्कुल सही लिखी है। अच्छा, अगर इसी को थोड़ा सा हम देखें सेकंड हार्मोनिक इसकी अगर हम देखें तो फिर वो क्या बनेगी चेक करते हैं। मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, यू कैन सी हियर। अब यहाँ पर आपके पास उसमें सिर्फ एक नोड थी, इसमें 2 नोड्स आ जाएंगी। लेकिन ओपन एंड पे हमेशा याद रखिएगा गाइस एंटी नोड ही बनेगी। ये देखें एंटी नोड ये बन रही है, एंटी नोड ये बन रही है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, और ये नोड है, और ये नोड है, और ये एंटी नोड है। ठीक है, अगर मैं इसको टोटल देखता हूँ तो ये मेरे पास बनता है हाफ प्लस हाफ 1 वेवलेंथ, यानी कि यहाँ पर जो लेंथ है ये लैम्डा के इक्वल हो गई है। ठीक हो गया। तो अगर आप इसमें स्पीड निकालेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप c ओवर लैम्डा, c वी स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है, और लैम्डा की जगह यहाँ पे आप सिंपल l भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी लेंथ की फॉर्म में आपने बतानी होती है। तो गाइज़ आई होप दिस वन विल बी क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये देख लें, ये आपके सामने सिचुएशन दी हैं। ओपन एंड दोनों तरफ से अगर क्लोज एंड होगा तो ये सिचुएशन होती है जो पहली है। ठीक है जी, अगर एक साइड ओपन एंड होता है हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट हार्मोनिक्स सबकी बताई हैं, ये सबकी फंडामेंटल हार्मोनिक्स बताई हुई हैं। इनको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं, फर्स्ट रेजोनेंस, सेकंड रेजोनेंस, थर्ड रेजोनेंस। और ये देखें एक सिंपल फार्मूला, बहुत अच्छा ये फार्मूला इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है और आई लाइक इट। अगर आपने यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे यू कैन सी आपने 1 पुट कर देना है। F1 अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पे n की जगह 1 आ जाएगा, 1/v/2l। ठीक है, अगर आपने 2 निकालना है तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। यहाँ पर इस केस में आपने जो फंडामेंट ये फ्रीक्वेंसीज निकालनी है ये आपकी आ जाती हैं, ऑड नंबर आ जाते हैं, 1 आ जाता है यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये आपने ऑड नंबर इसमें पुट करने हैं। और इस केस के लिए जो आपके पास है जिसमें दोनों एंड ही ओपन है, उसमें आपने सिंपल इंटीजर्स दिए हैं, वो वैल्यू पुट करके आप इसके फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, ये एक लाउड स्पीकर की एग्जांपल है, इसकी लेंथ L है और ये साउंड एमिट कर रहा है। यहाँ से इन्होंने कहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साउंड वेव्स इन द कॉलम विद गिवन वेवलेंथ। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन दी हुई है इन्होंने, और इसको हम पढ़ लेते हैं क्या है। स्टैंडिंग वेव इज सेटअप इन द लाउड स्पीकर इमिट साउंड with the frequency f and is placed at the one end of the pipe with the length L. The pipe is closed at the other end. The speed of the sound is 340 meter per second. With a sound wave of the wavelength of the 10 meter, what is the frequency of the sound? What is the frequency of the second lowest note produced? अच्छा जी, सेकंड लोएस्ट नोट। अब सेकंड लोएस्ट नोट क्या होती है? देखिए, जो सबसे फर्स्ट नोट होती है वो ये वाली होती है। पहले मैं ये भी आपको बता दूं ताकि आपको याद आ जाए।
ये सबसे फर्स्ट नोट होती है, जो लोएस्ट नोट होती है। अब ये पूछ रहा है सेकंड के बारे में, तो इसको मैं रेस करूँगा यहाँ से और मैं सेकंड ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो सेकंड भाई आपकी जो बनेगी ना, वो आपकी इस तरह बनेगी। जस्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट। ये आपकी बनेगी ऐसे। इसमें एक लूप पूरा कंप्लीट आएगा और ये अब आपकी सेकंड कंडीशन बनेगी। इस सेकंड कंडीशन में देखें कितनी वेवलेंथ बन रही है। ये बन रही है आपके पास लैम्डा 3/4, 3/4 ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, क्योंकि ये हाफ ये है और 1/4 ये है। आप ऐड कर लें, 3/4 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं वेवलेंथ निकालता हूँ तो मेरे पास वेवलेंथ कितनी आएगी? मेरे पास वेवलेंथ आएगी इन टर्म्स ऑफ द L, 4L/3। ठीक हो गया। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है, उन्होंने पूछा फ्रीक्वेंसी बताएं, तो फ्रीक्वेंसी हम इजीली बता सकते हैं। F = V/λ, और लैम्डा को हम इन टर्म्स ऑफ पुट करेंगे लेंथ की फॉर्म में। लेंथ इन्होंने हमें बताई हुई है, पाइप की जो लेंथ है वो गिवन है इसमें, और बल्कि हमें इन्होंने विद द साउंड वेव ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द 10 मीटर ये बताई हुई है, वेवलेंथ बताई हुई है। तो वेवलेंथ को हम यूज़ करते हुए हम एल की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि ये कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। सो वी कैन फाइंड इट। अच्छा गाइस, आपने पुट ये कर देना है इसमें, यहाँ पे लैम्डा की जगह 4L/3 पुट करना है। और सबसे पहले आप L फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, 3/4 इनटू लैम्डा है। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, L की वैल्यू निकाल लेते हैं। वेवलेंथ हमें ऑलरेडी पता है, वेवलेंथ इन्होंने हमें बताई थी 10। ठीक है, 10 मीटर की वेवलेंथ हमारे पास दी हुई थी। तो 3/4 लैम्डा, तो ये रहेगा 3/4 इंटू 10। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/2। तो 15/2 आपके पास L की वैल्यू आ गई, यानी कि लेंथ है L 15/2। ये आपने रिलेशन बनाना है V/λ, जैसे अभी आपको मैंने बताया किस तरह बनाना होता है। V/λ की जगह आपने वही वैल्यू पुट कर दी। लैम्डा किसके इक्वल है? लैम्डा = 4L/3। और 3 को आपने ये करना है कि 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 3V/4L हो जाएगा। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, 3 मल्टीप्लाई बाई स्पीड साउंड की दी हुई 340 डिवाइडेड बाय 4 इंटू L, 4 इंटू लेंथ की जगह आपने 15/2 लिखना है, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपको फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाती है। ठीक है गाइस, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सेकेंडली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डायफ्रैक्शन है। व्हाट इज़ द डायफ्रैक्शन? डायफ्रैक्शन के बारे में इंशाल्लाह फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।